हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँ आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए और जो टीचर एग्ज़ाम है दोस्तों उन सभी के लिए आपकी एनईपी 2020 नई जो पॉलिसी आई है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो पॉलिसी आई है, तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन इनमें से मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को आप पूरी वीडियो देखते हो तो इन सभी क्वेश्चनों में से आपके वहाँ पर भी इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये वाली क्लास दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सीटेट एग्जाम 21 जनवरी तक आपके लिए ऐसी कंटिन्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ और आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, यानी कि दोस्तों आप खुद का एनालिसिस करें कि आपको कितना आ रहा है और आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, फिर आंसर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके ऑप्शन लिखे हैं कैलाश वादेव सिवान, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा या प्रोफेसर जी राजगोपाल। तो दोस्तों एनईपी 2020 के जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका पूरा नाम है दोस्तों डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन। क्या दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कृष्णास्वामी इनका पूरा नाम है। आप ऐसे याद रखना। कौन थे दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, क्यों बनाया गया इनको अध्यक्ष। तो दोस्तों ये कौन थे, यह एक अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए इनको एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मसौदा के समिति के अध्यक्ष बनाए और इन्होंने समिति का गठन किया और एनईपी 2020 से संबंधित अपने जो वचन थे वो रखे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों प्रोफेसर यशपाल शर्मा कौन थे दोस्तों, जो आपके एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम जो फ्रीडम है दोस्तों वो एनसीएफ 2005 है, यशपाल शर्मा उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को कब मंजूरी दी। यानी अभी हमने क्वेश्चन क्लियर किया कि इनके अध्यक्ष कौन थे और अब पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी। आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं 29 जून 2020, 29 जुलाई 2020, 29 अगस्त 2020 या 29 जनवरी 2020। दोस्तों आपको बताऊं कि एनईपी 2020 है दोस्तों लागू कब की गई थी दोस्तों, आपको बता दूं 13 सितंबर 2023। दोस्तों इसी साल जो आपकी जो एनईपी 2020 है दोस्तों वो लागू कब की गई थी, 13 सितंबर 2023 को। लेकिन दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को मंजूरी कब दी थी। ठीक है, तो इसका दोस्तों 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दिलाई गई थी। किसने दी थी दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बनाई गई और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। और एनईपी को जो लागू किया गया था कब किया गया था दोस्तों, 13 सितंबर 2023। एनईपी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों तो आप समझ लेना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, क्या दोस्तों MHR और D का नाम बदला गया। यानी कि दोस्तों MHRD की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी दोस्तों जिसका नाम कब रखा गया था MHRD 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया था,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन दोस्तों नई पॉलिसी बनी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया दोस्तों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय या मानव पूंजी मंत्रालय। तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया था दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। जो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोस्तों देश के, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर क्या कर दिया था? शिक्षा मंत्रालय। कब किया था? वही दोस्तों 29 जुलाई 2020 जब नई पॉलिसी लागू की, तभी मानव संसाधन विकास MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम 1985 में रखा गया था, लेकिन उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे। आपका क्वेश्चन है, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, रीना रे, श्री संजय धोत्रे। दोस्तों इस क्वेश्चन में सभी बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन करके आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, डॉक्टर के कस्तूररंगन समिति जो बनाई गई थी दोस्तों, ओनली बस उसको लागू करने और उसका गठन करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? मई 2016 में, बहुत पहले की बात कर रहा है। 2020 में तो कस्तूररंगन थे, लेकिन 2016 में कौन थे दोस्तों? TSR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत की थी, जिनका दोस्तों निधन हो चुका है। स्वर्गवासी श्री TS सुब्रमण्यम ने मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु एक समिति गठित की और सबसे पहले इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो किसने की थी दोस्तों? श्री TSR सुब्रमण्यम ने। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने क्या रहे थे? इनके अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने लागू करवाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके NEP जो 2020 के क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएंगे, आप एक बार क्लियर करके तो देखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई। यानी कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित किया गया। ठीक है, उस सरकार का नाम क्या है? यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम है? आपने दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी भी पढ़ी होगी, तो उसमें दोस्तों आपको एक वर्ड दिखा होगा, दीक्षा। क्या दोस्तों? दीक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं दोस्तों, पूरा तो नहीं समझा सकता, लेकिन इतना समझा सकता हूं कि आपके इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यानी कि दोस्तों जानकारी साझा करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है दोस्तों? दीक्षा। इससे दोस्तों हम हर स्टूडेंट के पास इस ऐप को इंस्टॉल करके एक संज्ञानात्मक और उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों को जो भंडारण है उसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों NEP 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा था दोस्तों? तो वो था दोस्तों दीक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, आपके क्वेश्चन दोस्तों यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है?
एबीसी आपने सुना होगा दोस्तों, अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपसे अब इस साल एबीसी कार्ड बनवाने के लिए बोला गया है। तो वो एबीसी कार्ड दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही कहा गया है, क्योंकि दोस्तों 13 सितंबर से वो लागू हुई है, ठीक है। तो उसका असर अब तक आ रहा है। तो एबीसी कार्ड जो बनवाया जा रहा है दोस्तों, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड जो बनाया जा रहा है दोस्तों, किस लिए बनाया जा रहा है कि उसमें उस बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो बना रहे। तो इसमें पूछा क्या है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, वार्षिक मूल प्रमाण पत्र, वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नहीं दोस्तों, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है दोस्तों, यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डाटा को रिकॉर्ड करके रखेगा। ये आपसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मांगा जा रहा होगा, जिससे आपका जो रिकॉर्ड है शुरू से एंड तक उसमें बना रहे। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका जो अकाउंट खोला जा रहा है, उसमें आपके पासिंग मार्क्स, आपका जो रिकॉर्ड रहा है पूरा उसमें सेव किया जाएगा, ठीक है। तो एबीसी का जो पूरा मतलब क्या होगा? अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, MERUS का मतलब क्या है? ठीक है, MERUS का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बहुविषयक शिक्षक और अनुसंधान विश्वविद्यालय, बहुभाषी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान उपक्रम, मल्टी स्टेज शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। अगर दोस्तों आपको मल्टी स्टेज कहीं दिख गया तो आप ऐसे ही सही कर देंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इंग्लिश की तरफ जाना है। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है आपका पेपर, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की तरफ इसकी फुल फॉर्म बना के देखनी है। वैसे मैं आपको बताऊं इसकी जो फुल फॉर्म है क्या होती है दोस्तों, मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी MERUS का जो मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मल्टी लैंग्वेज यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन दोस्तों कई सारे स्टूडेंट मल्टी स्टेट मल्टी स्टेज को देख के कर आएंगे इसको, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। मैं सब चीज़ को लिख नहीं सकता दोस्तों, आप सुनकर अच्छे से समझकर ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि MERUS का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, NEP 2020 प्रतिस्थापित करता है। क्या प्रतिस्थापित करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 को, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सबसे फर्स्ट जो शिक्षा नीति थी दोस्तों कब आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में आई थी, ठीक है। तो 1968 को तो प्रतिस्थापित किसने किया था? 1986 ने। तो 1986 को प्रतिस्थापित कौन करेगा? 2020। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को NEP 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NEP 2020 को कौन प्रतिस्थापित करेगा दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ठीक, आपके ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों 5, 11, 22, 20। दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप तुक्का ही मारोगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूलभूत सिद्धांत थे दोस्तों कितने थे? 5 थे। कौन कौन से थे आप नोट कर लेना दोस्तों। मैं सब चीज़ लिख तो नहीं सकता, लेकिन सुनना, ध्यान से सुनना। एक तो था पहुँच, दूसरा था समता, तीसरा था गुणवत्ता, चौथा था बरहनीता, पांचवा था जवाबदेही। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में कुल 5 मूलभूत सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। फर्स्ट है पहुंच, सेकंड है समता, थर्ड है गुणवत्ता, फोर्थ है बरहनीता और फिफ्थ है दोस्तों जवाबदेही। यानी कि दोस्तों आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कितने हैं दोस्तों? 5 मूल सिद्धांत
हैं। तो 5 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट है दोस्तों आपका पहुंच, सेकंड है आपका समता, और थर्ड है आपका गुणवत्ता, फोर्थ है आपका वरहनीयता, और फिफ्थ है आपका जवाबदेही। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। NEP 2020 में मौजूदा 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 5+3+3+4, आपको सभी को पता होगा ये चीज़, तो ठीक है। तो 5+3+3+4 क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, जिसमें बताया गया था कि सबसे पहले प्रारंभ अपनी नींव को पक्का करेगा, फिर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और थर्ड मध्य स्टेज कहलाएगी, और 4 माध्यमिक स्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है 5 3 3 4, ठीक है। 5 3 8 3 11 और 11 4 15, 15 वर्ष की जो शिक्षा बताई गई है। 10+ पहले 12 वर्ष की होती थी, लेकिन अब 15 वर्ष की हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बिना टाइम गवाए पढ़ते रहिए। NEP 2020 के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चरक, नागार्जुन जैसे महान विद्वान पैदा किए। सूची में से बेजोड़ का पता लगाएं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आर्यभट्ट थे, बराहमिहिर थे दोस्तों, और भास्कराचार्य थे, लेकिन दोस्तों जेनोक्रेट्स नहीं थे। NEP 2020 में जो 3 प्रमुख भारतीय शिक्षा प्रणाली के चरक माने गए हैं, कौन माने गए हैं? आर्यभट्ट, बराहमिहिर और भास्कराचार्य। जेनोक्रेट्स उनमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। समिति में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है 11, 13, 7 या 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जानने की कोशिश कीजिए, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है जी। तो दोस्तों 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति समिति नियुक्त की थी। उसमें समिति के जो सदस्य थे कितने थे दोस्तों? 17 सदस्य की समिति बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1964 17 सदस्य, 1964 17 सदस्य, ऐसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रथम शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई थी? प्रथम शिक्षा नीति मैंने आपको बताया था दोस्तों 1968, फिर कब आई? 1986, फिर कब आई? 2020, ठीक है। आपको ऐसे क्रम से याद रखना है दोस्तों। प्रथम शिक्षा नीति 1968, फिर 1986, फिर 2020। 1968 में कौन? इंदिरा गांधी थी। 1986 राजीव गांधी। 2020 में कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, परख, आपने सुना होगा दोस्तों परख, अगर आपने NEP थोड़ी भी पढ़ी होगी तो परख सुना ही होगा। परख का जो पूर्ण रूप है क्या है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, समग्र परियोजना के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, उच्चतम विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण, समग्र परख के विकास के मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध और ज्ञान का विश्लेषण। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंग्लिश से ज़्यादा करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समग्र शिक्षा आपने पढ़ी होगी कि समग्र शिक्षा तो होनी है, के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध ज्ञान का विश्लेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परख का जो पूर्ण रूप है क्या है? समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध और ज्ञान का विश्लेषण। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है, ठीक है। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध ज्ञान और ज्ञान का विश्लेषण परख का पूर्ण रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर NCERT का पूर्ण रूप है। NCERT का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जो आपका पाठ्यक्रम बनाती है उसका जो पूर्ण रूप है क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यायालय, परीक्षा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, शिक्षक पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो दोस्तों आपको पता ही होगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE,
NCTE का मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी? किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी? आपकी NEP 2020 में बताया गया था कि इतनी एज तक, कितनी एज तक दोस्तों, 2030 तक। ठीक है, जो आपकी NEP है कब तक लागू है, 2030 तक। तो 4 वर्षीय एकीकृत जो आप बीएड कर रहे हो दोस्तों, आपने तो DLED या बीएड कुछ तो कर रखा होगा, तो अब जो बीएड होगी दोस्तों 4 वर्षीय होगी। कब तक, 2030 तक, जब तक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCERT, NCTE या नीपा। दोस्तों नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है दोस्तों, उसके अनुसार पूछा गया है कि एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो आपका पाठ्यक्रम है कौन बनाता है दोस्तों, NCERT। तो दोस्तों आपको उसी से समझिए ना कि आप एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क कौन विकसित करेगा, NCERT। मानव संसाधन विकास का काम है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाना, लेकिन दोस्तों NCERT का काम है जो आपका पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसका परिणाम है दोस्तों? आपको पता ही होगा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, आपके ऑप्शन पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, NEP 1968, NEP 2020, NCF 2000 या NPE 1986। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही हुआ होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है दोस्तों, अगर किसी स्कूल में किसी स्टूडेंट को कुछ भी ज़रूरत है, किसी भी संसाधन की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, उसके लिए किसी भी संसाधन की ज़रूरत है तो आप उसे पूर्ति करोगे। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यही परिणाम था कि आप उनमें हमेशा सहयोग देंगे, किसी भी संसाधन की कमी है तो आप उसकी पूर्ति करेंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम है दोस्तों, NEP 1968 सबसे पहली जो बनाई गई थी दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसी का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रुकिए, NCF 2005 काफ़ी हद तक किस पर आधारित होता है? आचरण पर, कॉग्निटिव यानी संज्ञानवाद पर, मानवतावाद पर या रचनावाद पर? तो NCF जो 2005 है दोस्तों काफ़ी हद तक किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा दोस्तों रचनावाद पर। क्रिएटिविटी हमेशा कहता है कि क्रिएटिविटी हर स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी होती है। अभी तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बच्चे जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको भ्रमण के लिए भेजा जाता है, किस लिए, क्रिएटिविटी के लिए। तो रचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 काफ़ी हद तक रचनावाद के सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, NEP 2020 के अनुसार 2 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चे बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। तो ये गलत है या सही है या असंभव है? आंशिक रूप से गलत है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कथन वाले। तो ये वाले क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना। NEP 2020 के अनुसार 2 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चे बहुत तेज़ी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। क्या यह कथन गलत है या सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये कथन बिल्कुल सही है कि दोस्तों 2 से 8 साल के बच्चे, आपको पता ही होगा कि भाषा सीखते हैं तो बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। अगर कोई बच्चा पहले से ही 2 भाषाएं जानेगा तो फिर युवा होने पर वह बहुत संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर,
NEP 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 भाषा फॉर्मूला संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लागू रहेगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। यह कथन सत्य है, असत्य, या सत्य या झूठे, या सत्य या ना असत्य? तो बताइए ये कथन कैसा हो सकता है? तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। कोई भी राज्य अपनी भाषा को, कौन सी भी भाषा को अपना सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी कथन सत्य है। आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। क्या पता कोई आपके पेपर में आ जाए इनमें से आएंगे दोस्तों। कहाँ से आएंगे? वो पूरा विश्लेषण करके लेके आए उन क्वेश्चनों को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने पर फोकस होगा। किसका? यानी कि दोस्तों ये भी कथन है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने पर फोकस होगा। सही बात है? होगा या नहीं होगा ये कथन? तो दोस्तों सही बात है, बिल्कुल सत्य है। अगर हम विज्ञान और गणित के उच्च गुणवत्ता वाले द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें लेके आएंगे तो शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करने में बहुत ज़्यादा फोकस होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों से स्थापित किया गया है? क्या है दोस्तों? एक भारत नेक भारत, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत प्यारा भारत, एक भारत या श्रेष्ठ भारत? तो दोस्तों उस कार्यक्रम का नाम क्या है? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किस भारतीय भाषा को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें त्रिभाषा सूत्र में एक विकल्प भी शामिल होगा? आपको पता होगा कि संस्कृत को भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में यह प्रस्तावित है कि बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकें नीचे दिए गए किसी एक फोरम पर लिखी जा सकती हैं। कौन से पे? मानक सरल संस्कृत MSS, सरल संस्कृत मानक SSS, संस्कृत सरल मानक SSS और सरल मानक संस्कृत SSS। बताइए किस पर लिखी जा सकती है? यानी कि दोस्तों 25 का जो सरल मानक संस्कृत होता है दोस्तों, उस पर हम अपनी बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके NEP से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, और आपके लिए अगर वीडियो पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम तक मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।